हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विदेश के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 5th चैप्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े थे। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर के प्रमुख न्यूमेरिकल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या आगामी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। एक चालक तार है, इस चालक तार में जो है 20 माइक्रो एम्पियर की जो धारा है वो 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है तार में प्रवाहित धारा। तार में जो प्रवाहित धारा है, धारा को हम किससे दर्शाते हैं? आई से। तार में प्रवाहित धारा जो है आई बराबर दी गई है 20 माइक्रो एम्पियर। हमने आपको बताया था कि जो मात्रक होता है उस मात्रकों के जब हम पूर्व लग्न हटाते हैं, जैसे एम्पियर है, एम्पियर मात्रक में पूर्व लग्न लगा है माइक्रो। इस माइक्रो नामक शब्द को जब हटाएंगे तो इसके स्थान पर हम लगाते हैं, जब माइक्रो हटाते हैं तो हम लगाते हैं 10 की घात -6 एम्पियर। तो इस माइक्रो एम्पियर को जब हमने एम्पियर में बदला तो आया 20 × 10 की घात -6 एम्पियर। कितने समय तक समय दिया है? समय जो है ये चालक तार में जो धारा है समय t बराबर 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक इस चालक तार में धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। हमें परिकलन क्या करना है? तार से स्थानांतरित आवेश। ठीक, तो सूत्र हम लगा दें। आवेश जो होता है, आवेश क्यों बराबर होता है IT। क्यों बराबर IT, जहां क्यों क्या हो जाएगा? आवेश। I हो जाएगी उसमें बहने वाली धारा और T हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो सॉरी, I हो जाएगा प्रवाहित धारा, T हो जाएगा समय। तो आवेश क्यों बराबर I के स्थान पर I की वैल्यू दी गई है 20 × 10 की घात -6 गुणे T का मान दिया गया है 30। ठीक, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, एम्पियर सेकंड, जो कन्वर्ट हो जाएगा कूलाम में। ठीक है, गुणा कर लीजिए। क्यों बराबर 1 1 2 जीरो है और 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक, या इसको और आसानी से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर दशमलव लगाए 600 में। दशमलव को 2 डिजिट हम आगे लाएंगे तो इसमें हम प्लस का 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें +2 ऐड करेंगे तो ये क्यों बराबर 6 गुणे 10 की घात -6 +2 कूलाम, और यहां से कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो क्यों बराबर 6 गुणे 10 की घात +-6 से 2 घटेगा 4। संख्या जो बड़ी होती चिन्ह उसका लगाते हैं, 6 बड़ी है, इसके साथ माइनस है तो माइनस। तो चालक तार से जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो जाएगी, चालक तार में स्थानांतरित आवेश की मात्रा होगी 6 गुणे 10 की घात -4 कूलम। ठीक, सेकंड कंडीशन में हमें निकालना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकंड कंडीशन में हमें चालक तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हम जानते हैं जो चालक का आवेश होता है, चालक या चालक तार का आवेश जो हो जाएगा, चालक का आवेश जो होता है, किसी भी चालक का आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, और चालक का आवेश जो होता है वो क्यों बराबर होता है Ne। जहां क्यों होती है चालक का आवेश, M होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होती है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्यों का मान कितना दिया गया है? 6 गुणे 10 की घात -4। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, यहां से कूलाम में भी आया था, कूलाम में ये, तो कूलाम से कूलाम घटेगा। ये 1.6 गुणे 10 की घात माइनस यहाँ 19 गुणे में है, जब दूसरे पक्ष में आएगी तो बटे में। ये 6 गुणे 10 की घात -4 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर n के। ठीक, यहां से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे 10 की घात -4। ये 10 की घात -19 घातांक के नियम से ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा +19, 10 की घात +19 बटे 16। ठीक, 16 1 कम 16, 16 3 48, बचा 12, दशमलव लगा दिया, हो गया 120। 16 सत्ते
16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 8 बचा और 16 पंचे 80। तो n बराबर 3.75 गुणे 10 की घात 19। तो चालक तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3.75 गुणे 10 की घात 19। और चालक तार से स्थानांतरित आवेश कितना होगा? 6 गुणे 10 की घात -4। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। कह रहा है वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका कैसा कण है? आवेशित कण है। और जब कोई आवेशित कण गति करता है तब धारा का प्रवाह होता है। आपको पता है कि जो धारा का प्रवाह होता है, किसी भी तार में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ई, इसको ई से दर्शाते हैं। और ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और कितने इलेक्ट्रॉन की बात की गई है? एक इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड टी बराबर कितना दिया गया है? 1 सेकंड। टी बराबर 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? ये जो चक्करों की संख्या हो जाएगी 6 गुणे 10 की घात 15, ये बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक चक्कर है तो कितने चक्कर लगा रहा है? 6 गुणे 10 की घात 15। n बराबर हो जाएगी हमारी 6 गुणे 10 की घात 15। हमें निकालना क्या है? निकालना है चक्कर लगाता है तो वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आपको बताया था कि जो चालक का आवेश होता है वो Q बराबर Ne होता है। और ये भी बताया था कि हमारा Q बराबर होता है Ne और Q बराबर होता है IT। इसलिए यहां से हम कितना लिख सकते हैं? जो सूत्र हो जाएगा हमारा Ne बराबर IT, जहां n हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, E बहने वाली धारा और T हो जाएगा समय। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 गुणे 10 की घात 15। E इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर I और T का मान 1। ठीक, यहां से 16, ये 6 है और 1.6 का गुणा 6 से होगा तो कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, 9.6 गुणे ये 10 की घात 15 से -19 घटेगा, प्लस माइनस होता है। 15 से 19 घटेगा 4, लेकिन संख्या कौन सा चिन्ह लगा देंगे? माइनस, बराबर I। ठीक, तो I बराबर आया हमारा 9.6 गुणे 10 की घात -4 क्या? एम्पियर। ठीक, तो जो वृत्तीय पथ होगा, वृत्तीय पथ में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 9.6 गुणे 10 की घात -4 एम्पियर। या इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव को एक अंक आगे ले आए तो इसमें हम +1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो I बराबर हो जाएगा 0.96 इंटू 10 की पावर -4 में एक जुड़ेगा -3, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। और 10 की घात -3 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर के। I बराबर हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। ठीक, तो चालक तार में जो बहने वाली धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.96 मिली एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। कह रहा एक चालक तार है जिसकी त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर है। इस चालक तार में 0.5 एम्पियर की जो धारा बह रही है और चालक तार में के आयतन में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 4 गुणे 10 की घात 28। हमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है। तो जो चालक तार की त्रिज्या दी गई है R बराबर 0.5 मिलीमीटर। एक चीज ध्यान देना भाई, यहां से 0.5 मिलीमीटर और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है प्रति मीटर क्यूब है, ये MKS प्रणाली में है। ठीक है, तो 0.5 मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 1 मिलीमीटर बराबर होता है वह जो होता है, इसको हम कितना लिखेंगे?
मिलीमीटर नामक शब्द को हटाएंगे, मिली नामक शब्द को हटाते हैं, ये मिलीमीटर है ना। तो पूर्व लग्न लगा है मिली, जब मिली नामक शब्द हटाते हैं पूर्व लग्न तो हम 10 की घात 3 लगाते हैं, तो 0.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। या इसको हम और कुछ लिख सकते हैं, दशमलव को एक अंक अगर पीछे लाएंगे तो इसमें -1 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। तो जो चालक तार की त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। बहने वाली धारा दी गई है, धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक, और दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब, अर्थात प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, स्मॉल n बराबर दिया गया है 4 गुणे 10 की घात 28। ठीक, प्रति मीटर क्यूब का मतलब एकांक आयतन में। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd। तो हम लोगों ने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था। ठीक, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में हम लोगों ने संबंध पढ़ा था कि वैद्युत धारा जो I होती है, I बराबर होती है NEAVD पढ़ा था, जहां I चालक तार में बहने वाली धारा, स्मॉल उसके प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्षेत्रफल और Vd इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है। ठीक, जो चालक तार का क्षेत्रफल होता है A बराबर होता है पाई r स्क्वायर, जहां r हो जाती है चालक तार की त्रिज्या। ठीक, तो यहां से हम लिखेंगे इसको I बराबर Ne पाई r स्क्वायर Vd। ठीक, I का मान कितना दिया गया है देखो 0.5 एम्पियर। n प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 की घात 28। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19। पाई का मान हम 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। ठीक, गुणे r, त्रिज्या कितनी दी गई है 5 गुणे 10 की घात -4। ठीक, त्रिज्या का स्क्वायर इंटू Vd। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 0.5 बराबर 4 गुणे 10 की घात 28 गुणे 1.6 गुणे 3.14, सॉरी 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 3.14। यहां से देखिए ब्रैकेट में लिखा है 5 गुणे 10 की घात -4, इसकी घात 2 है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो घात 2 है वो 5 पर आएगी, और 5 की घात 2 का मतलब कितना 25, और दोहरी घातों का गुणा हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 10 की घात -8 गुणे Vd। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 0.5 बराबर, देखो इस 25 का गुणा 4 से होगा, 25 चौको 100। ठीक, गुणे 1.6 का गुणा 3.14 से कर लो, 16 चौको 64 के 4, हाथ लगा 6, 16 एकम 16, 6 22 के 2, हाथ लगा 2, 16 3 48, 2 50, 1 1 2 3 अंकों बाद दशमलव बता दिया। ठीक, आधार आपने पढ़ा है गुणे में, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ये 10 की घात 28 लिखा है, ये 10 की घात -19 लिखा है, ये 10 की घात -8 लिखा है। तो इसको आप लिखेंगे 10 की घात 28 -19 -8, तो -19 -8 मिलकर बनेगा -27, और -27 से 28 घटेगा, कितना आएगा 1। तो ये हमारा इस घातों को जोड़ेंगे तो आएगा 10 की घात 1 बराबर गुणे Vd। अब ये संख्या यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगी बटे में। ठीक, तो ये पूरी संख्या बटे में आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.5 बटे, देखो 10 का गुणा 100 से होगा, ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा हमारा 5.024 बराबर Vd। ठीक, ध्यान देना भाई, इसको गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे, 3 अंक बाद था, ऊपर 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया, यहाँ से दशमलव हटाया यहाँ 0 बढ़ा दिया, बढ़ेगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कट जाएंगे, ऊपर हमारा बचेगा Vd बराबर 5/10
गुणे 5024, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। VD बराबर 1/4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 शून्य 2 पंची 10,048। ठीक, ये क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको और सॉल्व करेंगे, भाग कर दें यहां से, तो भाग करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक 8 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुना लंबाई की जाती है, फिर इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तेरह तार का तुल्य प्रतिरोध होगा। अर्थात प्रश्न हमारा कह रहा है एक तार जिसका प्रतिरोध कितना था, R था। जब इस तार को खींचा गया तो खींचकर इसकी जो लंबाई थी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुनी कर दी गई, 3 गुना लंबाई का तार बन गया। फिर क्या किया गया, इस तार को 3 बराबर भागों में काटा गया। उसके बाद इन तीनों भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो कह रहे हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात इनका प्रतिरोध कितना होगा। तो तार का प्रारंभिक प्रतिरोध दिया गया है, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है R, ध्यान देना भाई, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध जो है वो कितना है, R है। ठीक, तार का जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो कितना है, R है। इसको खींचकर इसकी लंबाई कितने गुना कर दी जाती है, 3 गुना। खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है। इसकी लंबाई कितने गुना कर दी जाती है, 3 गुना। इसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, ध्यान देना भाई, 3 गुना कर दी जाती है। तो हमने आपको बताया था कि जो तार का प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जब लंबाई बढ़ती है तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, अब कितना हो जाएगा, इसलिए तार का प्रतिरोध बराबर तार का प्रतिरोध R डैश बराबर लंबाई में होने वाली वृद्धि या कमी का वर्ग। आपको हमने बताया था लंबाई में होने वाली वृद्धि या कमी का वर्ग, तो कितने गुना वृद्धि की जाती है, 3। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध कितना था, R, तो R डैश बराबर 3 का वर्ग 9, ये हो जाएगा 9R। ठीक, ये आपको हमने सूत्र बताया था कि नया प्रतिरोध जब खींचकर बनाया जाता है तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर होता है N स्क्वायर R, जहाँ N होती है लंबाई में होने वाली वृद्धि या कमी का वर्ग। तो कितने गुना वृद्धि की जाती है, 3 गुना, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9R। तो R डैश बराबर कितना आ गया, 9R आ गया। ठीक, अब जो हमारा चालक तार बना, ये चालक तार, इसका प्रतिरोध कितना हुआ, 9R। अब कहा गया इस चालक तार को 3 बराबर भागों में काटा गया है। क्षेत्रफल की बात नहीं की जा रही, इसका मतलब इस तार की जो मोटाई होगी वो समान होगी। तो जब मोटाई समान होगी तो जब इसको 3 बराबर भागों में काटोगे तो इसका प्रतिरोध भी कितने भागों में बटेगा, 3 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि लंबाई जो है तीनों भागों की क्या है, समान है। इन्होंने कहा है कि 3 बराबर लंबाई के भागों में काटा गया है। तो जब लंबाई इनकी समान है और इनकी मोटाई समान है, मोटाई के बारे में नहीं कहा गया है, तो इसका मतलब वो भी समान है। तो लंबाई और अगर मोटाई समान है तो इनके प्रतिरोध भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 बराबर भागों में काटने पर प्रतिरोध बराबर 3 बराबर भागों में काटने पर, भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध देखो 3 बराबर भागों में काटोगे, इनकी लंबाई और मोटाई समान है तो प्रतिरोध भी समान होगा, अर्थात R1 बराबर 3R, R2 बराबर 3R और R3 बराबर भी कितना है, 3R। ये 3 बराबर भागों में बटेगा, काटेंगे तो इसका प्रतिरोध 3 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि लंबाई और मोटाई समान है। तो 3R 3R 3R। फिर इसको क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। समांतर क्रम में जोड़ने पर के पश्चात तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात तुल्य प्रतिरोध,
ठीक, समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात तुल्य प्रतिरोध हम इसका निकालेंगे। तो समांतर क्रम में व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर डैश वहाँ पर लिखे थे तो इस बार आर डबल डैश लिख सकते हैं। 1/r डबल डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर r1 के स्थान पर 3r, r2 के स्थान पर 3r और r3 के स्थान पर 3r। तो 1/r डबल डैश बराबर, इनके हर बराबर है तो अंशों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 1 2 1 3, ये 3/3r हो जाएगा, ये 3 से 3 कटेगा। 1/r डबल डैश बराबर 1/r, तो r डबल डैश बराबर कितना होगा, r। तो तार का जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। दिया गया है, एक धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। कह रहा है एक धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर एक धातु का तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है खींचकर कितने परसेंट बढ़ा दी जाती है, 25%। तो तार की प्रारंभिक लंबाई दी गई है, तार की प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर 20 सेंटीमीटर। कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, इसका हम मान लें प्रारंभिक क्षेत्रफल और प्रारंभिक प्रतिरोध कुछ मान लें सेंटीमीटर। माना तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 तथा प्रतिरोध R1 बराबर R, R1 बराबर R है। ठीक, ये प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर कितना हो गया, R हो गया। ठीक, कह रहा है तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। प्रश्नानुसार, हाँ, तार को खींचकर इसकी लंबाई क्या की जाती है, 25% बढ़ा दी जाती है ना। इसलिए हम निकाल लें, इसलिए लंबाई में होने वाला परिवर्तन लंबाई में होने वाले परिवर्तन को हम किससे लिखेंगे, डेल्टा एल से। ठीक, किसका 25%, प्रारंभिक का 25%, अर्थात प्रारंभिक लंबाई का 25%। ठीक, तो डेल्टा एल बराबर प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, 20 का हटाएंगे गुणे 25% हटाएंगे बटे 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 50 25। ठीक, डेल्टा एल बराबर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, अर्थात तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। पहले 20 थी, अब उसमें 5 की वृद्धि कर दी गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 25। इसलिए तार की लंबाई L2 बराबर, तार की लंबाई L2 बराबर L1 प्लस डेल्टा एल। L1 क्या, प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा एल क्या, उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि। तो L1 का मान 20, डेल्टा एल का मान 5, अर्थात कितना, 25 सेंटीमीटर। ओके, तार का क्षेत्रफल, यहां से कुछ मान लें, तार का क्षेत्रफल A2 तथा प्रतिरोध कितना हो, R2 है। हमने माना इस स्थिति में तार का क्षेत्रफल A2 तथा प्रतिरोध कितना है, R2। हमने आपको एक बात बताया था कि जब कोई वस्तु गलाकर, पिघलाकर, मिलाकर, खींचकर बनाई जाती है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमको पता है
क्या पता है? क्योंकि जब कोई वस्तु गलाकर, ठीक है, पिघलाकर, मिलाकर, अरे गलाकर और पिघलाकर एक ही है, गलाकर, मिलाकर, खींचकर बनाई जाती है, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लिखेंगे प्रारंभिक आयतन बराबर तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का खींचने के बाद का आयतन। तार का प्रारंभिक आयतन बराबर खींचने के बाद का आयतन। ठीक, ध्यान देते रहना। आयतन बराबर हमने आपको बताया था, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। प्रारंभिक क्षेत्रफल A1, लंबाई L1, A1 L1, खींचने के बाद का क्षेत्रफल A2, लंबाई L2। ठीक, A1 प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर कितनी थी? 20 बराबर A2 अंतिम लंबाई कितनी थी? 25। A2 को इधर भेज दें तो A1 अपान A2 बराबर 25/20। ठीक, काटना चाहो काट दो, 5 25 5 19। A1 अपान A2 बराबर 5/4। समीकरण नंबर 1। देखिए, दोनों तार एक ही धातु के बने, वही धातु है उसे ही खींचा जाता है, तो इसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है तार का एक क्या होता है? धात्विक गुण होता है। ठीक, तार का खींचने से पहले का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर खींचने के बाद का विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि दोनों तार एक ही धातु के है ना, इसलिए पहले का विशिष्ट खींचने से पहले का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर खींचने के बाद का विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता था हमारा RA/L होता था। तो खींचने से पहले का विशिष्ट प्रतिरोध, खींचने से पहले का प्रतिरोध R1, क्षेत्रफल A1, लंबाई L1, खींचने के बाद का प्रतिरोध R2, क्षेत्रफल A2, लंबाई L2। ठीक, तो ये खींचने से पहले का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया और ये खींचने से के बाद का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, क्योंकि दोनों तार सेम धातु के हैं और इनके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से R1 की जो वैल्यू दी गई है, R1 की वैल्यू हमने कितनी मानी थी? R गुणे A1 के स्थान पर A1 रखेंगे, L1 का मान हमारा 20 था, बराबर R2 रखेंगे, A2 का मान A2 और L2 का मान हमारा कितना था? 25 था। ठीक, ध्यान देना होगा यहाँ से। इसको हम ये लिख सकते हैं R गुणे 25 इधर ले आए, 25/20 गुणे A1 अपान A2 बराबर R2। ठीक, यहां से A1 अपान A2 का मान समीकरण 1 से रख दें तो R गुणे 25/20 गुणे A1 अपान A2 का मान आया था 5/4 बराबर R2। इसको भी 5 से काटें, 50 25 5 चौक 20, 50 25 4 चौक 16, तो ये आएगा 25R/16। जब हम तार को खींचेंगे तो तार को जब खींचेंगे, खींचकर उसकी लंबाई 25% बढ़ाएंगे, तो 25% बढ़ाने के बाद तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 25R/16। बात समझ में? कितना हो जाएगा? 25R/16। अब हमें निकालना है नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। प्रतिरोध ठीक में प्रतिशत वृद्धि बराबर ठीक फार्मूला बन जाएगा R2 अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। ये फार्मूला है। क्या है? R2 आपका कौन सा प्रतिरोध है? अंतिम प्रतिरोध। R1 हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या R1 को अलग कर दें, R2 अपान R1 माइनस R1 अपान R1 लिख सकते हैं। R1 से R1 कट जाएगा, R2
माइनस R1 1 गुणे 100, बात वही होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से लिख के सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख दिए या R2 माइनस R1 माइनस 1 गुणे 100%, ठीक। R2 का मान कितना है देखो, 25R/16 इस पूरे का बटा R1 का मान R माइनस 1 गुणे 100, ठीक। ध्यान देना ये 16R के साथ आ जाएगी, 25R/16 माइनस 1 गुणे 100, ठीक। R से R कटेगा, 25/16 माइनस 1 गुणे 100, हर बराबर करेंगे 25 माइनस 16/16 गुणे 100, 25 से 16 घटेगा 9/16 गुणे 100, 16 छक्का 96, बचा 4 दशमलव लगाया 40 हो गया, 16 गुना 32, 40 से 32 घटेगा 8, दशमलव लगाया था 0, 80 हो गया, 16 पंचे 80, अर्थात गुणा कर लो, 9 पचे 45 के 5, ठीक है। 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हाथ लगा 2 और 9 छक 54 2 56, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दे तो तार के प्रतिरोध में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 56.25% हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि एक धातु के 40 सेंटीमीटर लंबे तार को, ठीक है, एक धातु के 40 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई जो है 50% बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी जाती है, 50% बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क है कि एक धातु के 40 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो इसके प्रतिरोध में होने वाली प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 200 ओम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 200 ओम है। कह रहा फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक की क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया था एक फार्मूला प्रतिरोध ताप गुणांक का, तो वहां पर हमने फार्मूला बताया था कि RT बराबर होता है R0 और 1 प्लस अल्फा टी, आपको याद होगा। जहां RT था T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध, R0 था 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक और T था आपका ताप, टेम्परेचर, ताप, ठीक। हम यहां से मान लें इसमें कि माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध R0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध R0 तथा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है, तथा मान लिया प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है, अल्फा है। ध्यान देना भाई, ठीक। हमने माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का प्रतिरोध R0 तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है, अल्फा है। पहली शर्त में कह रहा है कि जब ताप हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो तार का प्रतिरोध कितना था, 100, अर्थात जब T बराबर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्स्ट कंडीशन में तार का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो प्रतिरोध RT बराबर कितना था, 100, ठीक। फार्मूला लगा दे, सूत्र RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी से। RT क्या हो जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध और T यहाँ कितना है, 100। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध कितना है, 100 बराबर R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 1
प्लस अल्फा और टी के स्थान पर रखेंगे 100। ये होगा 100 ओम बराबर आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा। मान लिया समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत? संभवतः कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड कंडीशन में दिया है, कंडीशन नंबर 2 क्या दिया है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब ताप हमारा बढ़कर कितना हुआ? 400 डिग्री सेंटीग्रेड, T बराबर 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में जो RT हो गया कितना हो गया? 200। जब टेम्परेचर हमारा बढ़कर हुआ 400 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्रतिरोध कितना हो गया? 200। पुनः एक फार्मूला लगाएंगे, RT बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी से। ठीक, RT की वैल्यू कितनी दी है? 200 बराबर ठीक, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी के स्थान पर 400। यह हो जाएगा आपका 200 ओम बराबर आर नॉट 1 प्लस 400 अल्फा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 1 से भाग कर दें। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दें। ठीक, जब समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से भाग करेंगे, कैसे भाग करेंगे? बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। तो कितना हो जाएगा? 200/100 बराबर आर नॉट 1 प्लस 400 अल्फा आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, 100 दूना 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 1 प्लस 100 अल्फा बराबर 1 प्लस 400 अल्फा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 एकम 2 प्लस 100 का गुणा 2 से होगा 200 अल्फा बराबर 1 प्लस 400। अल्फा वाले को एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 200 अल्फा, इधर 400 अल्फा प्लस में है, बाएं पक्ष में आएगा माइनस में, माइनस 400 अल्फा बराबर 1, वो उधर प्लस 2 है, इधर आएगा -2। ठीक, 200 अल्फा से 400 अल्फा घटेगा, -200 अल्फा बराबर 2 से 1 घटेगा -1। अल्फा बराबर ये 200 अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 1/200। ठीक, भाजक यहाँ 200 है और भाज्य 1 है, दशमलव लग गया, 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी भाज्य छोटा है, भाजक बड़ा है, 1 0 बढ़ाया, 1 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी हमारा यहाँ भाजक जो है वो बड़ा है और भाज्य जो है वो छोटा है। ठीक, फिर 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 205 1000। अल्फा बराबर 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। ठीक, दो बल्ब दिए गए हैं, एक हमारा जैसे पहला बल्ब है और एक हमारा दूसरा बल्ब है। ये दो बल्ब दिए, पहले बल्ब की जो सामर्थ्य है वो 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, दूसरे बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। इस कथन का क्या तात्पर्य हमने आपको बताया था, जिस पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित, इस कथन का तात्पर्य है यह बल्ब जो है 1 घंटे में 220 वोल्ट विभवांतर पर 100 वाट ऊर्जा व्यय करेगा और ये बल्ब जो है 1 घंटे में 220 वोल्ट विभवांतर पर 100 वाट ऊर्जा व्यय करेगा। ये 60 और ये 100। ठीक, देखिए अब ये जो दो बल्ब दिए गए हैं, पहले हम इन दोनों बल्बों का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक, पहले बल्ब की जो दी गई है, क्या दी गई है? पहले बल्ब की सामर्थ्य P1 बराबर है कितनी? 60 वाट और विभवांतर V1 बराबर है 220 वोल्ट। निकाल लें हम पहले बल्ब का प्रतिरोध।
पहले बल्ब का प्रतिरोध। ठीक, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि जो सामर्थ्य होती है वो P बराबर होती है V² बटे R के। तो R बराबर कितना हो जाएगा V² बटे P, जहाँ R होती P होती सामर्थ्य, V होता है विभवांतर और R होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा V1² अपॉन P1, लिख सकते हैं। तो R1 बराबर V1 के स्थान पर हम लिखेंगे 220 का होल स्क्वायर और P1 के स्थान पर रखेंगे 60। ठीक, ये हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे 60। काट दो भाई, 0 से 0, 11 दूना 22, 11 3 33, वो सॉरी 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक, R1 बराबर आ जाएगा, काटना चाहो इसको भी काट दो, पॉइंटों में आएगा 0, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 तो 24, 2420 बटे 3। ठीक, पहले तार का बल्ब का प्रतिरोध कितना आ गया 2420 बटे 3। दूसरे बल्ब की अब हम बात करते हैं। दूसरे बल्ब की जो सामर्थ्य दी गई है, दूसरे बल्ब की सामर्थ्य P2 बराबर, दूसरे बल्ब की सामर्थ्य P2 बराबर है 100 वाट। इसका जो विभवांतर V2 बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। इसको भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर हो जाएगा V2² अपॉन P2 से। R2 बराबर V2 के स्थान पर 220 रखेंगे, वर्ग है 220 गुणा 220 बटे 100, 0 0 22 वैसे ही हम 484। ठीक, बात समझ में आई। अब कहा गया इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका कहा गया दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर संयुक्त रूप से अब 220 वोल्ट के विभवांतर पर जलाया जाता है। तो कह रहे प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बराबर, जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, जहाँ R1 पहले बल्ब का प्रतिरोध और R2 दूसरे बल्ब का प्रतिरोध। R बराबर R1 का मान है 2420 बटा 3 प्लस R2 का मान है 484। इसका हर बराबर करेंगे, R बराबर 2420 बटा 3 प्लस 484, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। ठीक, यह हो जाएगा यहाँ से R बराबर, देखो 2420 प्लस 3 चौक 12 के 2, हाथ लगा 1। ठीक, 3 चौक 12 के 2, हाथ लगा 1, 3 8 24 और 1 25, 25 के 5, हाथ लगा 2, 3 चौक 12 2 14, 14 52 पूरे का बटा 3, जोड़ दो भाई। R बराबर 2 5 2 7 4 4 8 2 1 3, 3872 बटे 3। ठीक, ये आ जाएगा आपका कुल प्रतिरोध। विभवांतर कितना दिया है, कितने विभवांतर पर जलाना है? 220 वोल्ट विभवांतर पर। ठीक, विभवांतर हमारा इन दोनों बल्बों को अब कितने विभवांतर पर जलाना है? 220 वोल्ट विभवांतर पर। प्रवाहित धारा निकालना क्या है? धारा I। ओम का नियम लगा दें तो ओम के नियम से R बराबर होता है V अपॉन I, तो यहाँ से I लगाएंगे ओम के नियम से। I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R। V का मान कितना है? 220। R का मान कितना है? 3872 बटे 3 ऊपर पहुँच जाएगा। तो I बराबर 220 गुणे 3 बटे 3872। I बराबर हो जाएगा 660 बटे 3872। ठीक, 3872 से भाग करना है हमको, किसको? 660 को। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं।
2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 3872। 10 से 2 घटेगा 8, 9 से 7 घटेगा 2, यहाँ हो जाएगा 15, 15 से 8 घटेगा 7, 8 और यहाँ बचेगा 5, 5 से 3 घटेगा 2, 2728। दशमलव लगा के हम जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, 3 सते 21, 7 बार जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा आंसर आएगा, लगभग धारा कितनी आएगी, 0.17 एम्पीयर। आई बराबर परिपथ में बहने वाली जो धारा हो जाएगी, आई बराबर कितनी हो जाएगी, 0.17 एम्पीयर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। ठीक, तो 3 तार है, प्रत्येक तार का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है और प्रत्येक तार अधिकतम 64 वाट तक वैद्युत शक्ति ले सकता है। कह रहे हैं तो ये बताइए परिपथ की कुल अधिकतम शक्ति कितनी होगी। तो ध्यान देना, यहाँ से हम क्या करें, प्रत्येक तार का प्रतिरोध दिया, तार का प्रतिरोध दिया है और तार की शक्ति दी गई है। ठीक, सबकी अलग अलग। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम निकाल लें तार में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा। जब हमें अधिकतम धारा ज्ञात हो जाएगी, वही सारे तार में प्रवाहित होगी धारा। फिर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, बस हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा, उसको हम धारा से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आएगी वही हमारी अधिकतम क्या हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी। देखिए, प्रत्येक तार का प्रतिरोध है 4 ओम, तार का प्रतिरोध 4 ओम, तार का प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। शक्ति, प्रत्येक तार की शक्ति तार की शक्ति P बराबर 64 ओम। हम निकाल लें तार में प्रवाहित अधिकतम धारा, इसलिए तार में प्रवाहित अधिकतम धारा, तार में प्रवाहित अधिकतम धारा P बराबर I स्क्वायर R से। ठीक, P का मान कितना है, 64 बराबर I स्क्वायर और R का मान कितना है, 4। ठीक, 4 को इधर ले, 64/4 बराबर I स्क्वायर, 4 एकम 4, 16 चौको 64। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 4 एम्पीयर। तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा आएगी वो अधिकतम धारा कितनी आ जाएगी, 4 एम्पीयर। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया R3। ठीक, यहां से R1 तथा R2 किस क्रम में जुड़े हैं, R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। R1 और R2 समांतर क्रम में है, क्योंकि इसको अगर हम A मान ले, इसको B मान ले, तो देखा जाए R1 और R2 के पहले सिरे संयुक्त रूप से A से जुड़े हैं, R1 और R2 के दूसरे सिरे जो हैं वो संयुक्त रूप से B से जुड़े हैं। ठीक, यहां से R1 तथा R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4, हर बराबर है, अंश को जोड़ेंगे, 1/R बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, R डैश बराबर 2। देखिए जो R डैश आएगा वो R3 के साथ किस क्रम में आएगा, समांतर क्रम में। R डैश R3 के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, R डैश R3 के साथ
समांतर क्रम में जुड़ा है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध। R डबल डैश बराबर R डैश प्लस R3। R डबल डैश बराबर R का मान कितना आया है, R डैश का 2, R3 का मान 4 बराबर 6 ओम। जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना हो गया, 6 ओम। इसलिए हमें निकालना है वैद्युत शक्ति, पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। इसलिए परिपथ की अधिकतम शक्ति बराबर परिपथ की अधिकतम शक्ति P डैश बराबर I स्क्वायर R डबल डैश। ठीक, P डैश बराबर I का मान कितना है, 4 का वर्ग, और R डबल डैश का मान कितना है, 6। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 गुणे 6 और 16 छक्का 96। ठीक, क्या वाट। तो परिपथ की जो अधिकतम शक्ति आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 96 वाट आ जाएगी। फिगर दिया गया है, इस फिगर में कह रहा है आप ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध तथा A व B के बीच का विभवांतर। ध्यान देना यहाँ से, ये आपका तार था जिसमें हमारी 2 एम्पीयर की धारा बह रही थी। इस तार से यहाँ 2 तार निकले, एक ऊपर गया एक नीचे आया। ठीक, नीचे वाले का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है, ऊपर वाला जो गया इसमें 2 हो गए, एक ऊपर गया 6 ओम, नीचे आया 6, फिर ये दोनों आगे आपस में मिल गए। ये प्रक्रिया दी गई है, 6 ओम 6 ओम 3 ओम 2.5 ओम। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु C है। हमें 2 चीजें निकालनी है, पहले इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध, उसके बाद तुल्य क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर। इसको हम कह देते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको R3, इसको R4। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो इस तरीके से फिगर दिए होते हैं तो इसका एक सिरा हम पकड़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से अगले सिरे तक कैसे पहुँचते हैं। जैसे ये सिरा A है, अब हम पहले A से C की बात करेंगे। A से C तक हम कितने मार्गों से जा सकते हैं, 2 मार्गों से मुख्यतः, एक ऊपर से और एक नीचे से C तक पहुँच सकते हैं। जब हम A से पहुँचे तो देखा, इसको जैसे मान ले बिंदु, थोड़ी देर के लिए D, इसको मान ले थोड़ी देर के लिए E, तो हम D से E तक भी कितने मार्गों से पहुंच सकते हैं, 2। और जहां मार्गों की संख्या 2 होती है वो तुरंत कौन सा क्रम आ जाता है, समांतर क्रम। तो ये आपका R1, ये R2। देखिए R1 का पहला सिरा और R2 का पहला सिरा संयुक्त रूप से D से जुड़े हुए हैं। R1 का दूसरा सिरा और R2 का दूसरा सिरा संयुक्त रूप से किससे जुड़े, E से। तो ये दोनों किस क्रम में आएंगे, समांतर क्रम में। R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 तथा R2 किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। तो 1/R डैश कहेंगे तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 का मान 6, 1/R2 का मान 6, ये जुड़ेगा, ये हो जाएगा, हर बराबर है तो 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6। 1/R डैश बराबर 1/3, तो R डैश बराबर कितना आएगा, 3। R1 और R2 ने आपस में संयोग किया और ये संयोग करने के पश्चात इनका जो प्रतिरोध बना वो कितना बना, 3 ओम। ठीक, इस तरीके से फिगर कन्वर्ट हो गया, ये R डैश हो गया। अब देखा जाए यहाँ से जो R डैश है
ए और सी तक जाने के दो मार्ग हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। हम सबसे पहले वो मार्ग सिलेक्ट करते हैं जिसमें दो से अधिक प्रतिरोध लगे होते हैं, लेकिन दोनों में जब एक एक है तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। क्यों? क्योंकि आर डैश का पहला सिरा और R3 का पहला सिरा बिंदु ए से जुड़ा है, आर डैश का दूसरा सिरा और R3 का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा है, बिंदु सी से जुड़ा है संयुक्त रूप से। तो यहां से आर डैश तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े, R3 समांतर क्रम में जुड़े। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3। 1/R डबल R डैश का मान 3 और R3 का मान कितना है, 3। हर बराबर है, अंशों को जोड़ेंगे 2/3। तो 1/R डबल डैश बराबर आया 2/3। तो R डबल डैश का मान हो जाएगा 3/2 अर्थात 1.5। R डबल डैश का मान आया 1.5। इन दोनों ने फिर सहयोग किया और बना दिया R डबल डैश। R डबल डैश का मान कितना आया, 1.5 एम्पियर। ध्यान देना भाई, 1.5 एम्पियर हो गए। अब यहां से देखा जाए ये R डबल डैश है और ये R4, दोनों एक ही लाइन में, सीधी लाइन में। ए था तो वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा है। तो R डबल डैश और R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। R डबल डैश तथा R4 श्रेणी क्रम में, ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े। और जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका प्रतिरोध R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा R डबल डैश प्लस R4। तो R ट्रिपल डैश बराबर R डबल डैश का मान है 1.5, R4 का मान है 2.5। तो R ट्रिपल डैश बराबर हो गया 4 ओम। कितना आएगा, 4 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक, अब ये इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक, धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। तो विभवांतर, इसलिए ए तथा बी के बीच का विभवांतर बराबर, ए तथा बी के बीच का विभवांतर V बराबर हो जाएगा IR/C। V बराबर I का मान 2 एम्पियर और R का मान 4 ओम, 4 दूनी 8। V बराबर कितने वोल्ट, 8 वोल्ट हो जाएगा। A और B के बीच का विभवांतर कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा दिए गए चित्र परिपथ में A व B के बीच तथा A व C के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें पहले दो कार्नर के मध्य निकालना है A व B के बीच। पहला पॉइंट क्या दिया है, A व B के मध्य, फर्स्ट में A तथा B के बीच। हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको देखते रहें बस। ठीक, देखो पहले ए व बी के बीच निकालना है। तो पहले सबसे पहली बात, ए से बी के मध्य हम कितने मार्गों से जा सकते हैं, 3। एक ए से बी सीधे, एक ए से सी द्वारा और एक ए से डी द्वारा। तो ए से बी के मध्य निकालना है तो इसको पहले हम छोड़ ही देंगे, जिसके मध्य निकालना है उसको छोड़ देंगे। अब ए से अगर हम सी तक कहें तो ए से सी तक जाने के कितने मार्ग हुए, 2।
एक ए से हम सीधे सी तक जा सकते हैं, एक में ए से पहले डी जाएंगे, डी से फिर सी जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि पहले हम कौन सा मार्ग सिलेक्ट करते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध लगे होते हैं। तो यहाँ ए से सी तक जाने में अगर हम ऊपर से जाते हैं तो इसमें 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक 2 ओम और एक 1 ओम। तो हम ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे। तो ए से जब चले तो पहले आए, देखा 2 ओम प्रतिरोध का पहला सिरा जो है ए से जुड़ा है, 2 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो जुड़ा है 1 ओम प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, 1 ओम प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा है, सी से। तो 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आपने तुल्य प्रतिरोध पढ़ा है, R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो इन दोनों, ये दोनों आपस में संयुक्त हो गए और संयुक्त होने के बाद इनका प्रतिरोध कितना हो गया, 3 ओम हो गया। ठीक, ध्यान देना कितना हो गया, 3 ओम। अब देखिए ए से सी तक जाने के 2 मार्ग हैं और दोनों में एक एक प्रतिरोध लगा है। ठीक, तो पहले 3 ओम का, दोनों 3 ओम प्रतिरोध का पहला सिरा देखो डायरेक्ट ए से जुड़ा है और दोनों 3 ओम का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा है, सी से जुड़ा है। तो ये दोनों किस क्रम में आएंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/3 प्लस 1/3 अर्थात 2/3, 1/r डैश बराबर 2/3। तो जो पलटेगा तो r डैश का मान कितना आएगा, 3/2। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, ठीक, दोनों आपस में मिले और मिलने के पश्चात इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, 3/2। अब देखिए ए और बी के मध्य निकालना है, तो ए और बी हो गया 2 चीजें। अब ए से बी तक हम 2 रास्ते से जा सकते हैं, नीचे से एक ऊपर से। तो पहले हम किस रास्ते से जाएंगे, ऊपर वाले में, क्योंकि इसमें 2 प्रतिरोध लगे हैं। अब देखा जाए ये 3/2 जो है, 3/2 का मतलब 1.5। ये 1.5 1 ओम के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैसे, 1.5 1 ओम का एक सिरा जो है 1 से जुड़ा है, ए से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा 1 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है, 1 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बी से जुड़ा है। तो ये दोनों किस क्रम में आएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध इनके योग के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 ओम। ठीक, अब ध्यान देना ए और बी। अब देखा जाए ये दोनों आ जाएंगे समांतर क्रम में। कैसे, ये सिरा ए हो गया, ये सिरा बी। 2.5 ओम का पहला सिरा और 2 ओम का पहला सिरा किससे जुड़ा है, ए से। 2.5 ओम का दूसरा सिरा और 2 ओम का दूसरा सिरा ये संयुक्त रूप से किससे जुड़े हैं, बी से। तो ये दोनों किस क्रम में आएंगे, समांतर क्रम में। यहाँ 2.5 तथा 2 ओम समांतर क्रम में आएंगे। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/2.5 प्लस 1/2। ये दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक, 1/r बराबर, काट दें इसको, 2 और 50 25, 1/2। इसके हरों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, हर का एलसीएम कितना आएगा, 10। इसके हर को 10 करने के लिए 2 से गुणा भाग और इसके हर को 10 करने के लिए 5 से गुणा भाग। तो ये हो जाएगा हमारा 1/r बराबर 2 दूना 4 प्लस 5/10। तो r बराबर 9/10। तो r का मान कितना आएगा, 10/9। ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 10/9। ठीक, सेकंड कंडीशन में इसी में निकालना है। देखिए इसी फिगर में निकालना है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए तथा सी के बीच आसान सा हो जाएगा ये। ए बी सी डी, 2 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां से जिसके मध्य निकालना है उसको हम छोड़ देंगे, ए व सी को छोड़ेंगे, इसको छोड़ दें। तो यहां से देखा जाए, पहले ध्यान देना, ए से सी तक जाए नीचे वाले रास्ते से,
तो 2 1 ओम किस क्रम में आएंगे, श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 ओम। ठीक, इसी प्रकार ऊपर से जब जाएंगे तो ए से डी, डी से सी, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, इनका भी कितना आएगा 3 ओम। अब यहां से देखा जाए तो तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में आ जाएंगे। कैसे, ए से सी तक जाइए, ऊपर वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, बीच वाले का पहला सिरा, नीचे वाले का पहला सिरा डायरेक्ट ए से जुड़ा है। ठीक, ऊपर वाले का दूसरा, बीच वाले का दूसरा और नीचे वाले का दूसरा सिरा डायरेक्ट सी से जुड़ा है। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/R बराबर 3/3, 3 एकम 3, R बराबर 1 ओम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।